बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से जो उम्मीद थी दुनिया को, वो तो पूरी नहीं हुई। यानी बहुत सारे सवालात जो डोनाल्ड ट्रंप के खिताब से पहले मौजूद थे वो अब भी मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी सवाल का ठीक तरीके से जवाब दिया नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता था कि वो जीत का ऐलान करके, जीत की फतह मना के, फेस सेविंग के साथ इस जंग से फौरन निकलना चाहता है। लेकिन अगर उसे इस जंग से ना निकलने दिया गया तो वो इस जंग को बढ़ा के बहुत खौफनाक लेवल तक भी ले जा सकता है। सारे रास्ते डोनाल्ड ट्रंप ने खुले हुए थे, और जो कल के दिन में दावे किए गए ईरान की जानिब से कि उन्होंने अमेरिकी फौजियों को नुकसान पहुंचाया और वहां पे अमेरिकी फौजी कत्ल हुए हैं, इसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा उनका फौजी और माली नुकसान होता जाएगा, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, और जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। पेंटागन इतनी बड़ी बेइज्जती के साथ कैसे सरवाइव करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई ना, मैं पहले एग्जैक्टली आपको वो धमकी पढ़ के सुनाता हूं कि किन अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी लगाई। इस धमकी को पूरी दुनिया ने उठाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टका के तनकीद हो रही है। इसको एक शैतानी धमकी करार दिया जा रहा है, इसको एक जालिमाना इकदाम से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, कि अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें बहुत शदीद हमलों में मुब्तला करने वाले हैं, या हम उन्हें बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं अगले 2-3 हफ्तों में। वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एजेस वेयर दे बिलोंग। हम उन्हें पत्थर के जमाने में वापस धकेलने वाले हैं, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, या जिस दौर से उनका ताल्लुक है। इसके अंदर ना दो चीजें हैं इस बयान में। एक तो पत्थर के जमाने में धकेल देने का मतलब यह है कि हर चीज तबाह कर देंगे, कोई तरक्की के नाम पे चीज बाकी नहीं बचेगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे और पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। यानी बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और जरूरियात जिंदगी नहीं है, तालीम और शऊर नहीं है। यानी उन्हें पत्थर के जमाने में पीछे धकेल दिया जाएगा। इतना मारेंगे कि हर चीज बर्बाद कर देंगे। जैसे तोरा बोरा में अमेरिका ने बमबारी की थी, कारपेट बमबारी। हर कारपेट बमबारी का मतलब यह है जैसे कारपेट बिछता ना, ऐसी बमबारी होती है, हर जगह पे बम गिरते हैं। तो क्या अमेरिकन कौम इतनी बड़ी कॉस्ट उठा सकती है वॉर की? ईरान का बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा मुल्क है। या कहीं कोई एटमी हमला तो प्लान नहीं हो रहा, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी एक्सरसाइज हो रही थी कि इन केस ऑफ एनी एटॉमिक अटैक ऑन ईरान, अक़वाम मुत्तहिदा को क्या कुछ करना होगा। मोहम्मद सफ़ा ने इसीलिए वहां से रिजाइन भी किया ना। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सफीर ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता और दुनिया को इसे रोकना चाहिए। अब एक तो उन्होंने कहा जी कि स्टोन एज में, पत्थर के जमाने में वापस धकेल देंगे ईरान को, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहां से उनका ताल्लुक है। यानी ये ईरानी कौम की तज़हीक है कि ये पत्थर के जमाने के ही लोग हैं। ये एक अमेरिका ने ना वक्त के साथ साथ ये चीज बहुत दफा की है कि वो दुनिया की बाकी कौमों को अपने से कमतर समझते हैं, और इस वजह से अब उनको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। ईरान की जो तारीख है वो हजारों साल पुरानी है, अमेरिका की 250 साल की तारीख है। तो ना इससे बहुत फर्क पड़ता है। ईरानियों को अपनी तारीख के ऊपर एक फख्र है, और वो हार नहीं मानेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये बात अमेरिकन को लड़ाई से पहले सोचनी चाहिए थी। यही पत्थर के जमाने में धकेलने की धमकी जब पाकिस्तान को दी गई थी तो जनरल मुशर्रफ की टांगें कांप गई थी। जब पाकिस्तानी फौज को, जनरल मुशर्रफ को रिचर्ड आर्मिटेज ने 9/11 के बाद पत्थर के जमाने में धकेलने की धमकी दी, तो उस वक्त कमांडो जनरल परवेज मुशर्रफ चारों शाने चित हो गए थे, और उन्होंने अमेरिका के लिए हर वो सहूलतकारी की जो अमेरिका को दरकार थी। नेटो रूट खोल दिए, उन्हें मिलिट्री बेसिस दे दी, हवाई अड्डे दे दिए। पाकिस्तान के अंदर जो है होटलों के अंदर अमेरिकी फौजी रहते थे, ब्लैक वाटर्स पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तानी होटलों के पूरे पूरे फ्लोर उन्होंने बुक किए, और वहां सिस्टम लगा के वो पूरे खित्ते के अंदर अपनी कार्रवाइयां करते थे। ये परवेज मुशर्रफ ने बहुत सहूलतकारी की। ये तो इमरान खान ने बाद में मुखालफत की और शोर मचाया और ड्रोन हमले रुकवाए, तो तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खौफनाक सूरत हाल है।
क्योंकि अभी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में, खड़कूचा का एरिया है, वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफिले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी, वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत बन गई। दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुँचाई गई है, लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में। बड़ा हमला है ये, और वहाँ पे जो अस्पताल है उसके अंदर इमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं। BLA के लोग आते हैं, वो पूरे पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाक़यात हुए जहां पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, वो मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहां पहाड़ों पर मौजूद थी, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत ये लाशें नीचे लेकर आए। ये लाशें नीचे कैसे आई थी इसके बारे में अब हमारे पास मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाजत दी कि आप आए और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत ये रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफेद दाढ़ियां थी लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीजें काफी क्लियर कर दी हैं। अब ज़ैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियां रोकी, हमारी तलाशी ली और कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना और ज्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतजार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे, और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई थी, एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गईं और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ
बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्ला अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तहरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी। तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि ये हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे। और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन जी, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहां पे, और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह यह थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें, आप 3 दिन तक लाशें वहां पहाड़ों में सड़ती रही, आप उठाने नहीं गए, और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है। दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं। यरगमाली तो सारे शहीद हो गए, आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तूम की सूरत मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं, और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगा ये सारे वाकयात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां रखना है तो आप हथियार भी हमें देना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरी है सारी यहां पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहां से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहां से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीजें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आए, जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज हैं, और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहां बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचे ना, किसी का प्यारा शहीद होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है, तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज मुतालबात हैं, उनके जायज मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा। 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमजोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए? यानी ये सारी चीजों में कोई तो बेनिफिशरी है ना जो जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये जायज मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं
कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो GSP प्लस के स्टेटस के हवाले से एक उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहां पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहां पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस GSP प्लस assessment of the Islamic Republic of Pakistan covering the period 2023 to 2000